बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम तालीम स्पेशल के साथ मैं हूँ हारून अब्बासी। ख़वातीन हज़रात, आज जिस शख्सियत को हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है, आप हैं आमिर अली साहब। आप हैं ऑनररी गुडविल एम्बेसडर ऑफ चाइना। पाकिस्तान में बहुत काम कर रहे हैं। आमिर साहब, बुनियादी तौर पे ये प्रोग्राम तालीम के लिए है। हमारी कोशिश ये होती है कि हम बच्चों तक ये पैगाम पहुँचाएँ कि उन्हें तालीम पे तवज्जो देनी चाहिए, और यही हमारे मुल्क को मिल्लत के लिए भी बेहतर है और उनके अपने फ्यूचर के लिए भी। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे बच्चों को अपने तालीमी बैकग्राउंड के बारे में बताइए, कैसा रहा स्कूल कॉलेज वगैरह सब बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। एक तो इस प्रोग्राम में मेरे आने की जो मेन रीज़न थी वो ये थी कि मुझे ये चूँकि तालीम से रिलेटेड एक प्रोग्राम है और एक नया कॉन्सेप्ट है और वेरी गुड कॉन्सेप्ट। हमारे यहाँ पे प्रोग्राम अक्सर यही होते हैं कि सियासतदान ने दूसरे सियासतदान को कितनी गालियां दे दी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हमारे टॉपिक नहीं होने चाहिए। हमारे टॉपिक प्रोडक्टिव होने चाहिए, प्रोस्पेक्टिव होने चाहिए कि जिसमें बच्चे हमसे कुछ सीख सकें। आई एम वेरी ऑनर्ड कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम पे बुलाया। देखिए, मैं एक नॉर्मल उस वक्त में तो वो एक बेहतर स्कूल था, लेकिन एक आज के दौर में वो एक बड़ा नॉर्मल स्कूल है। मैं एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ और उसका नाम था गवर्नमेंट मुस्लिम मॉडल हाई स्कूल। अच्छा, मुस्लिम मॉडल हाई स्कूल। लेकिन इस स्कूल में बहुत सारे खूबियां थी कि, और वो खूबियां ये थी कि ये इस स्कूल से तकरीबन 27 लड़के ऐसे पैदा हुए जो कि जिन्होंने नेशनल लेवल पे पाकिस्तान की टीम में क्रिकेट खेली, जिनमें बड़े नाम सलीम मलिक, मुदस्सर नजर मोहम्मद और बहुत सारे थे कि ये सब जो है ये मुस्लिम मॉडल हाई स्कूल के पढ़े हुए। और ये स्कूल इस्टेब्लिश किया था डॉक्टर महबूबुल हक, जो पाकिस्तान के किसी दौर में वजीर खजाना और प्लानिंग के वजीर थे, और जिन्हें कहा जाता है कि कोरिया का जो सेकंड सक्सेसफुल प्लान था वो बेसिकली डॉक्टर महबूबुल हक ने बनाया था। अच्छा। और डॉक्टर महबूबुल हक के फादर वो फाउंडर थे इस स्कूल के, और फाइनेंस मिनिस्टर, ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर। और फिर इसके अलावा हमारे जो एक्स फाइनेंस मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब, वो भी इसी स्कूल से पढ़े। आई फील वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ कि मैं एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ। ठीक है। और उस वक्त गवर्नमेंट स्कूल में इतनी स्ट्रेंथ होती थी, इतनी जान होती थी कि हम लोग अपने बोर्ड में टॉप भी करते थे माशाल्लाह, और पोजीशन भी लेते थे, और लोगों के लिए एक बेंचमार्क बनते थे। और हमारे टीचर्स हमें बड़ी मेहनत से पढ़ाते थे और हमें ना सिर्फ एजुकेट करते थे बल्कि प्रमोट करते थे। शायद आज मुझे पाकिस्तान के जो स्कूल्स हैं उनमें, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें वो स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही। जी बिल्कुल। क्योंकि आज हम देखते हैं तो पोजीशन होल्डर्स आपको गवर्नमेंट स्कूल से नजर नहीं आते, लेकिन आज से तकरीबन इट इज लाइक 35-40 ईयर्स बिफोर हमेशा क्या होता था कि सेंट्रल मॉडल का, मुस्लिम मॉडल का या किसी और स्कूल का आपस में एक बड़ा क्लोज कंपटीशन होता था कि जो आपको आपकी जो पोजीशन थी वो इन्हीं स्कूल्स के दरमियान होती थी। तो ये बताइए कि उस दौर में ट्यूशन जैसे आजकल एकेडमीज खुल गई हैं, और उस जमाने में तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। मेरा टीचर्स एक्स्ट्रा टाइम भी दे देते थे। ये आपने बहुत अच्छी बात की है। बिल्कुल, टीचर एक्स्ट्रा टाइम देते थे। अच्छा, बगैर किसी फाइनेंशियल उसके। वो टीचर एक्स्ट्रा टाइम भी देते थे। वो टीचर आपको जो है वो ट्यूशन भी पढ़ाते थे। हाँ। जैसे मैं आई कैन नेवर फॉरगेट माय दैट टीचर ऑफ व्हेन आई वाज इन माय मैट्रिक। He used to call us, especially about like 6-7 जो हमारे shining boys थे, उनको he used to call like 6 o'clock in the morning। स्कूल लगता था 7:30 बजे। वो हमें 6 बजे से लेके 7:30 बजे तक वो हमें बगैर किसी लालच के और वो हमें पढ़ाते थे। और हम लोग इतने पाबंद होते थे अपने स्कूल से, अपने टीचर के, और हम वहां पे पहुंचते थे और हम जाके वो एक ऐसा एक्स्ट्रा पीरियड होता था। एंड आई फील वेरी प्राउड कि हमारा वो जो बैच था, जो 6-7 जो हम स्टूडेंट थे, उनमें से इतने बड़े बड़े नाम है कि जो इस वक्त बहुत बड़े ओहदों पे बैठे हैं। कुछ ऐसे ओहदों पे बैठे जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता। अच्छा, लेकिन वो माशाल्लाह इतने बड़े ओहदों पे बैठे हैं कि
मैं आपको यानी मैं उनको बड़ा प्राउड फील करता हूं कि ये मेरे हम वो बैच था, हम वो दोस्त थे जिनको और हमारे टीचर ने हमें बड़ी मेहनत से पढ़ाया। अच्छा, ये बताइए उसके कि बाद उसमें बच्चों की जो कैरेक्टर बिल्डिंग है उसके बारे में क्या रवैया होता था आपके असातिज़ा का? देखिए, गवर्नमेंट स्कूल्स जो होती हैं ना, इनमें हर जगह पे 3 तरह के बच्चे होते हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स में एक बड़े नालायक बच्चे होते थे, जी जी, एक थोड़े से मिडिल क्लास होते थे, एक थोड़े से बेहतर होते थे जो जरा ज्यादा कोशिश करते थे कि हम अच्छा मेरे जो जैसे मैं बात कर रहा हूं कि मेरे कुछ टीचर्स मुझे ऐसे मिले जिन्होंने मेरी करैक्टर बिल्डिंग में एक बड़ा किरदार अदा किया। माशाल्लाह। उन्होंने हमें ये सिखाया कि आपको कल को जाके किसी फोरम पे बोलना भी है तो आपको बोलना भी आना चाहिए। अच्छा। हमें अपना जो एक छोटा सा स्टेज होता था हमारी क्लास का, उस पे खड़ा करके किसी भी मौजू पे कहते थे कि आप कोई बात करें 1 मिनट 2 मिनट, ताकि हमारे अंदर जो शाइनेस का एक एलिमेंट है उसको एबॉलिश कर दिया जाए। तो मेरे साथ तो ये हुआ है। अच्छा, ये चांस वो टीचर सबको देते थे, लेकिन आप में भी डिपेंड करता है कि हु वांट टू पिक दिस चांस। ये चांस ये नहीं कि मुझे मिला था, सबके लिए था, लेकिन शायद मैंने उस चांस को पिक किया, मैंने तब भी पिक किया। व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज, मैं फिर एफसी कॉलेज में गया, जिसे अब तब एफसी कॉलेज फॉर्मर क्रिश्चियन कॉलेज अब यूनिवर्सिटी बन गया। तो हमारे और मैंने जाके वहां पे इंग्लिश मीडियम, क्योंकि एफसी में नॉर्मली लड़के एचिसन से आते थे, एबटाबाद पब्लिक स्कूल से आते थे, कैथीड्रल से आते थे, तो वो ज्यादा इंग्लिश मीडियम पढ़ के आते थे। तो मैंने अपना मीडियम इंग्लिश मीडियम रखा। तो एक बड़ा खूबसूरत वाकया सुनाता हूं आपको कि एवरी मंथ इंग्लिश का टेस्ट होता था। तो पहले मंथ टेस्ट हुआ और हमारे एक टीचर थे आगा मोहसिन सुहेल साहब। आगा सुहेल साहब के बहुत अच्छी तरह मैं उनका शागिर्द रहा हूँ। अच्छा, मैं भी उनका शागिर्द रहा हूँ। आगा मोहसिन सुहेल साहब का बड़े स्ट्रिक्ट टीचर, बहुत बड़े जबरदस्त। और मेरी ख्वाहिश है कि मैं उनसे दोबारा मिल सकूं। बड़ी नस्ताल्जिक, पता नहीं याद है अभी कि नहीं है, वो कहीं जौहर टाउन में मैंने पढ़ा था कि उनका घर मौजूद है। तो आगा मोहसिन सुहेल साहब एक बड़े स्ट्रिक्ट टीचर थे। तो वो पहली दफा एग्जाम हुए, तो पेपर हुए जो मंथली टेस्ट था, तो उसमें मैं पास कर गया। 6-7 लड़कों ने पास किया। तो आगा साहब ने तारीफ की। वो यू सी ही इज फ्रॉम एबटाबाद पब्लिक स्कूल, ही इज फ्रॉम लॉरेंस कॉलेज, और एंड ही इज फ्रॉम एचिसन, एंड ही इज फ्रॉम कैथीड्रल और व्हाटएवर, एंड वन इज फ्रॉम एबटाबाद पब्लिक स्कूल। आई स्टिल रिमेंबर दैट वर्ड्स। तो मेरा पेपर उन्होंने मेरे हाथ में पकड़ा दिया, कुछ भी नहीं पूछा। अगले मंथली जो टेस्ट में मैं फिर पास हो गया। उन्होंने फिर कोई 5-7 लड़कों की बड़ी तारीफ की, मेरा पेपर फिर मेरे हाथ में पकड़ा दिया। थर्ड टाइम क्या हुआ कि मैं फर्स्ट आ गया। अच्छा। उन्होंने पेपर सामने रखा, उन्होंने कहा कि तुम कौन हो? मैं कहा जी मैं आमिर अली। कहते अच्छा, कौन से स्कूल से पढ़े हो? मैं कहा सर मैं गवर्नमेंट मुस्लिम मॉडल हाई स्कूल से। कहते क्या ये पेपर आपने खुद किया है? अच्छा। मैं कहा सर मैं आई एम सिटिंग नेक्स्ट टू यू। बिल्कुल ऐसे आपने सामने। तो मुझे जिंदगी में ख्वाहिश रही कि, और एंड आई फील प्राउड ऑफ दैट कि उन्होंने फिर मेरी तारीफ की। उन्होंने कहा हाँ, अगर बाकी बच्चे मुख्तलिफ इतने बड़े इदारों से पढ़ के आए हैं, तो एक लड़का जो एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के आया है, ही ऑल्सो हैव द एबिलिटी कि ही कुड स्टूड फर्स्ट इन माय इंग्लिश क्लास। बड़ी जरूरत। अच्छा आमिर, एक और बताइए कि फिजिकल जो खेले हैं, खास तौर पे खेल कूद जो है, ये अब आपने देखा होगा जब से ये प्राइवेट सेक्टर में आए हैं तालीम, छोटी छोटी कोठियों में स्कूल बन गए हैं, अब वो ग्राउंड्स नहीं रहे वो बच्चों में। तो आपने कौन से खेल खेलते थे और क्या आप समझते हैं कि बच्चों के लिए बहुत जरूरी है खेल खेलना? मुस्लिम मॉडल स्कूल जो है ना, वो रकबे में कोई बहुत बड़ा स्कूल नहीं था। अच्छा। ये बिल्कुल सेंटर मॉडल के सामने उर्दू बाजार के कॉर्नर पे एक स्कूल है, लोअर मॉल पे। तो मुस्लिम मॉडल स्कूल की खूबी ये थी कि हमारे टीचर्स ने एक दफा बताया कि उन्होंने कहा कि एक दफा पूरे पंजाब से हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट के जो खिलाड़ियों को चुना गया, तो वो जब चुना गया तो उसमें से 8 खिलाड़ी जो थे वो मुस्लिम मॉडल से थे, जो कि वहां पे कामयाबी से पहुंचे। बहुत बड़े बड़े नाम है, मैं कई नाम ले सकता हूं, मशाहिर के बहुत बड़े बड़े नाम है जो मुस्लिम मॉडल से पढ़े हुए। माशाल्लाह। तो
हमारे स्कूल की एक रवायत थी उस वक्त कि इंटर स्कूल चैंपियनशिप होती थी रेगुलरली हर साल, और कोई 30-40 साल का रिकॉर्ड ऐसा था कि वो मुस्लिम मॉडल स्कूल जीता। वाह, बड़ी बात है। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज हैं ये वक्त के साथ लिमिटेड होती जा रही है। ये बड़ा एक दुख है। बिल्कुल बिल्कुल, ये अलमिया है। आप बच्चों को बहुत सारे एरियाज हैं जहां पे वो शाइन कर सकते हैं, बहुत सारी गेम्स हैं। आज आप देखें कि पाकिस्तान ने अगर आफ्टर 40 इयर्स वो एक मेडल लिया है, लाइक 34 इयर्स आई थिंक, एक मेडल जीता है, तो हमारे लड़कों में इतना टैलेंट मौजूद है कि आप उन्हें अगर फैसिलिटेट करें बिल्कुल, तो वो बिल्कुल हर एक जगह से आपको मेडल ला के दे सकते हैं, और ऐसा मुमकिन है। बल्कि मैं ये समझता हूं कि जो स्पोर्ट्स है और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज हैं, इनको आपके कोर्स का लाजमी होना चाहिए। आपके हर बच्चे में एक खास टैलेंट होता है। समवन इज अ गुड राइटर, someone is can have a calligraphy, भले वो बड़ा नालायक है, लेकिन आप उसको उस एरिया में लेके जाएं। कोई बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें स्पोर्ट्स के मामले में बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी उनमें खूबियां होती हैं, आप उनको शाइन करें। कुछ ऐसे होते हैं जो आपके टेक्निकल साइड पे जा सकते हैं, आप उनको टेक्निकल साइड पे लेके जाएं। अच्छा आमिर, ये बताइए कि अब जैसे सोशल मीडिया आ गया है तो बच्चों की जो फिजिकल एक्टिविटीज खत्म हो गई हैं, घरों में बैठे हुए मोबाइल से या कंप्यूटर से खेलते रहते हैं, तो ये क्या इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है हमारे यहाँ? इसका कुछ पॉजिटिव इसमें से निकाला जा सकता है? मैं इस बात को अपने तौर पे आपसे बयान करता हूं कि मैं जानता हूं कि आज से 35-40 साल पहले जितनी भी गेम्स थी वो सारी फिजिकल थी। आप ये देखिए, कोई भी पंजाब में कहते हैं कि शायद 400 डिफरेंट काइंड की, मैंने एक बुक में पढ़ा कि मुख्तलिफ किस्म की गेमें खेली जाती थी और सारी फिजिकल थी। कबड्डी, बॉडी, ये वो बड़ा मतलब वो चाहे वो गुल्ली डंडा ही हो, चाहे वो गुल्ली दूर भागना, और जिसके पास बॉल होता था ना तो वो पूरे मोहल्ले में उसके पास बॉल होता था, तो वो एक बॉल लेके वो बड़ी बात होती थी कि जी आप इसकी क्रिकेट खेलना तो बॉल इसके पास है। तो आज आप देखें कि हम अपनी फिजिकल एक्टिविटीज में बहुत पीछे चले गए हैं। इसी तरह हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं शायद उनमें भी मुझे वो बात नजर नहीं आ रही कि आप अपने बच्चों को अगर फ्रेश करना चाहते हैं, मेंटली फ्रेश करना चाहते हैं, तो आपको उनको फिजिकल एक्टिविटीज की तरफ लाने की जरूरत है। और बिल्कुल इस वक्त जो मैं देख रहा हूं कि मैंने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा चाइना में गुजारा, सिंगापुर में गुजारा, हांगकांग में गुजारा, एंड बीइंग अ रेजिडेंट, वहां पे हर एक स्कूल में बाकायदा हर तरह से फैसिलिटेशन होती थी प्लेग्राउंड्स की, और हर एक बच्चे की जिम्मेदारी होती है कि उसने किसी भी तरह की गेम में, किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी में लाजमी पार्टिसिपेट करना है। तो हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम फिजिकल एक्टिविटीज से दूर जाना शुरू हो गए हैं। जिससे एक और बात आमिर ये हुई है कि जब से ये हमारे यहाँ बर्गर और पिज़्ज़ा हट और फलाने ये चीज़ें जो इंट्रोड्यूस हुई हैं, ये खुल गए हैं सारे कैंटीकी और जैसा, उसमें ये हुआ है कि अब वो खुराक जो पहले बच्चे खाते थे जिसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा होती थी, वो अब ख़त्म होगी। बर्गर खाया और उसके बाद पेप्सी पी ली, तो फिजिकल के काबिल ही नहीं रहते वो। हम बड़े खुशकिस्मत थे जी कि मेरी तो वालदा हमें लंच बना के साथ पैक करके देती थी कि जो लो जी ये तुमने लंच लेना है, तो इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, ये बर्गर और ये इनकी अपनी एक जो है वो एक इनकी स्टफिंग है, बच्चे बर्गर होते जा रहे हैं खुद भी, ये जंक फूड खा खा के मोटे होते जा रहे हैं। इसके अलावा हमारी जो ट्रेडिशनल और कल्चरल फूड ऐसे हैं जो कि हमारे स्कूल्स को भी इनकरेज करना चाहिए कि वो उस साइड पे जाएं। हम बहुत सारी चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये वो चीजें हैं कि जो हमारी नस्ल के लिए बहुत जरूरी है, उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए, उनकी मेंटल स्ट्रेंथ के लिए। अच्छा आमिर, ये बताइए, आपने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो ये इकोनॉमिक्स के बारे में हमारे बच्चों को जरा बताइए कि आज इसके दौर में इसकी क्या इस सब्जेक्ट की अफादियत पे बात कीजिए।
देखिए, हम जब हमारे मुल्क में जो सिस्टम था एजुकेशन का, अभी भी वही है, बल्कि और ज्यादा डीप होता जा रहा है। तो हमें कहा जाता था कि जी अच्छा जी, नंबर किस सब्जेक्ट में आने हैं और किस सब्जेक्ट में आप अगर मास्टर करेंगे तो आप जॉब ले सकते हैं। तो मैं जब सेकंड ईयर मैंने क्लियर किया तो मैंने अपने फादर को कहा, मैं कहा जी मैं साथ कुछ बिजनेस करना चाहता हूँ। मुझे कहते हैं कि मेरी फैक्ट्री में इतने मुलाजिम है तो तू कहाँ जॉब करेगा। तो फाइनल नतीजा ये निकला कि मैंने अपने फादर के पास ही जॉब कर ली। अच्छा। उसकी वजह ये नहीं थी कि मुझे उनसे पैसे चाहिए थे, उसकी वजह थी कि मैं सेल्फ इंडिपेंडेंस होना चाहता था, मैं अपने आप को प्रूव करना चाहता था। मैं आज आपका जितना करिकुलम है और जितनी आपकी स्टूडेंट्स हैं, आप ये देखिए कि ये अंग्रेजों ने जो सिस्टम बनाया था ना एजुकेशन का, वो बाबू पैदा करने का था। आपके वो जो बाबू पैदा हुए हैं, उन बाबुओं ने आज तक आप क्या कर रहे हैं। आप आज से कुछ अर्सा पहले तक तो था ठीक है जी, मास्टर कर लिया, फलां कर लिया, उसके बाद व्हाट इज योर नेक्स्ट जॉब। मैंने मास्टर किए हुए लड़कों को पुलिस में एक सिपाही की जॉब के लिए अप्लाई करते देखा है। बिल्कुल। और बदकिस्मती की इंतहा ये है कि हम आज तक, जैसे कहते हैं ना कि हम एक प्रॉपर एप्लीकेशन नहीं लिख सकते, हम लोग नहीं लिख सकते। लेकिन बच्चों के लिए आप क्या समझते हैं? मैंने इस पे मेरा रहनुमाई फरमाइए। बच्चों के लिए मैंने तो एक दफा लिखा था टेक्निकल एजुकेशन पे, स्किल्ड लेबर पे। अच्छा। और द नेशन एक न्यूज़पेपर है, उसमें मेरे आर्टिकल्स आए तो बड़े अप्रिशिएट हुए, इंटरनेशनली बड़ी अप्रिसिएशन मिली। ठीक है। मेरा तो मौकफ ये है कि 8वीं क्लास के बाद एजुकेशन जितनी हो वो टेक्निकल हो। देखिए अब्बासी साहब, मैंने जिस दौर में तालीम हासिल की है, हम लोग 80% 2 सब्जेक्ट पढ़ते थे, एक मैथमेटिक्स और एक इंग्लिश, और फेल भी इन्हीं 2 सब्जेक्ट में होते थे। यानी हम अपनी कैपेसिटी का 80% उन 2 जगह पे लगा रहे थे। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, इसको आप एज अ लैंग्वेज पढ़े। ये कोई मतलब कोई ऐसा मीडियम नहीं है, कोई ग्रामेटिकल मीडियम नहीं है कि जिसको आपने फॉलो करके शेक्सपियर बनना था। मैथमेटिक्स में 4 चीजें हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, माइनस, प्लस, दैट्स इट। इसके अलावा आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में आपके पास कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं है। 25 साल मैंने जॉब की, मुझे कहीं मैथमेटिक्स की जरूरत, आपको ज्यादा कैलकुलेटर, आपको कहीं फिथागोरस के उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये सारी एक टेक्निकल एजुकेशन है। अगर आपने अपने बच्चों को कुछ बनाना है, मैं कहता हूं टेक्निकल एजुकेशन एक कारपेंटर है, टेक्निकल एजुकेशन है, प्लम्बर है, टेक्निकल एजुकेशन है, ड्राइवर है, टेक्निकल एजुकेशन है। आप सो मच सो कि मैंने दुनिया में देखा है कि सबसे ज्यादा दुनिया में वर्कर्स काम कर रही हैं फिलीपीन की। फिलीपीन मेट्स क्या हैं, दे आर हाईली क्वालिफाइड, दे आर क्वालिफाइड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। उसके बाद वो एक कोर्स करती हैं। वो कोर्स किस चीज का होता है कि आपने होम जो मेड के तौर पे आपने कैसे काम करना है, उस सर्टिफिकेट के साथ वो पूरी दुनिया में अपनी मैन पावर है। और फिलीपीन का सोर्स ऑफ इनकम सबसे बड़ा वो मैन पावर है। और फिलिपिनो जो लेडीज हैं, पाकिस्तान में भी है, पूरी दुनिया में। वो बहुत कम तंख्वाह पे तैयार हो जाते हैं। नहीं, अच्छा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये तो खैर पाकिस्तान में भी जो आती हैं, ये भी एटलीस्ट $500 लेती हैं। अच्छा। आप हांगकांग में जाएं, $800, $1,000, $1,200 पर मंथ। अच्छा। बड़ी एक हैंडसम सैलरी है उनकी। और फिर आपकी इंडोनेशियन मेट्स $700, $600-800 तो वो भी लेती हैं। और वो कहाँ ट्रेंड होके जाती हैं? अरब कंट्रीज में। जी ठीक है। अब हमारे यहाँ पे जो लेबर बाहर जाती है, वो लेबर क्या होती है? वो एक रॉ लेबर होती है। उसके पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं होती, कोई एजुकेशन नहीं होती। जब तक वो एज अ टेक्नीशियन, एज अ कारपेंटर, एज अ ये जो बिजली का इलेक्ट्रिशियन, कि जब तक वो कोई डिप्लोमा नहीं लेता और डिप्लोमा लेके अपने आप को एक सर्टिफाइड नहीं साबित करता। और तो उसमें एक और बात है कि हमारे इंस्टीट्यूट्स में भी वो जान होनी चाहिए। टैफ्टा और नेक्टा, ये जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं, मुझे तो आज तक पता चलता है कि वहां पे
तनख्वाहें ज्यादा हैं और बच्चे कम हैं। जी ठीक है। ख़वातीन हज़रात, आप आमिर अली साहब की गुफ्तगू सुन रहे हैं, बड़ी इंफॉर्मेटिव बातें कर रहे हैं, टेक्निकल तालीम पे बहुत जोर देते हैं। एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जी ख़वातीन हज़रात, आप आमिर अली साहब की गुफ्तगू सुन रहे हैं। बहुत इन्होंने हमें मालूमात फराहम की हैं और बहुत ज़ोर दिया है कि बच्चों को लाजमी तौर पर टेक्निकल तालीम हासिल करनी चाहिए, क्योंकि ये आमदनी का बेहतरीन ज़रिया है कि आपके हाथ में कोई हुनर हो, आप कभी बेरोज़गार नहीं रह सकते। आमिर साहब, आपने इंटरनेशनल रिलेशंस में किया मलेशिया से, और ये एक बहुत बड़ा आपको मौका मिला। इस मौके की वजह से आपको मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी सतह पे बात करने का मौका भी मिला, लेक्चर्स भी दिए, उसके बारे में हमारे बच्चों को बताइए। जी, मैंने जब यहाँ से फिर ग्रेजुएशन ख़त्म की तो आई वेंट टू मलेशिया फॉर स्टडीज, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ कोलालमपुर। वहाँ पे फिर मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस में डिप्लोमा किया। उसके बाद मैं हांगकांग चला गया। अच्छा। फिर वहाँ पे हांगकांग में काओलून यूनिवर्सिटी में मैंने थोड़ी देर पढ़ता रहा। फिर काओलून, इस सिलसिले को मैंने रुकने नहीं दिया, मैंने अपनी एजुकेशन के सिलसिले को रुकने नहीं दिया, इसको आगे से आगे, और आज भी मैं तालिब इल्म हूँ। अच्छा। आज भी मेरा सबसे बड़ा जो मशगला है वो रीडिंग है, और मुख्तलिफ सेगमेंट में और बहुत सारी चीज़ों में जब आप उनसे गुफ्तगू करेंगे, और मेरा एरिया चूँकि जियोपॉलिटिकल है, जियो इकोनॉमिकल है और इकोनॉमिकल है, तो उसमें मैं ज़्यादा उसी साइड पे अपनी तालीम की जो रखी पढ़ाने के लिए। ये कि फिर मुझे ग्वांगजान यूनिवर्सिटी ग्वांगचो में बुलाया गया स्पेशल लेक्चर्स के लिए, बीजिंग यूनिवर्सिटी में। अच्छा। और मेरे जो लिसनर थे वो चाइना की टॉप मोस्ट जो बड़ी स्टेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो खास तौर पे मुझे बुलाते थे। अपने पास सब्जेक्ट क्या होता था जब आप? मेरा सब्जेक्ट होता था इकोनॉमी का होता था, लेकिन वो होता था जियोलॉजिकल इकोनॉमी। अच्छा, जियोलॉजिकल इकोनॉमी। आपने उस एरिया को समझना है पहले और फिर इकोनॉमी पे डिस्कशन करनी है। वाह। तो वो एक मेरा सब्जेक्ट होता था, और आई फील वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मैं अपने टीचर्स से जिनसे मैंने फिर कॉलेज में पढ़ा, मैं उनसे आज भी मिलता हूँ। अच्छा। मैं उन्हें जाके अप्रिशिएट करता हूँ। अच्छा। मुझे किसी ने कहा कि आपने इकोनॉमिक्स कहाँ से पढ़ी है, तो मैंने उन्हें कहा कि मैंने सर अनीस अकरम फितरत, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उनका इंतकाल हो गया है। ही वॉज सच अ वंडरफुल मैन। सर अब्दिया अलवन अभी हयात हैं, मैं उनसे मिलता हूँ। ही वॉज अ वंडरफुल मैन। मैं वासिफ नागी साहब की तारीफ जरूर करूंगा कि मैं उनका बेस जो मैं उनका स्टूडेंट रहा हूं। आपको ये मौका मिला आपकी बेस बनाने में उन असातिज़ा का बड़ा रोल है। बड़े एक देखिए असातिज़ा काइंड होते हैं। हाँ। ये डिपेंड करता है उन बच्चों पे कि वो उनसे सीखते कैसे। हाँ, वाह। आप जब जाके उनसे सीखना चाहते हैं तो मैंने देखा असातिज़ा आपको सिखाते हैं, और मैं बड़ा लकी था कि मुझे असातिज़ा, मैं आपको एक बात अब्बासी साहब बड़ा कहना चाहता हूँ कैटेगोरिकली कि आई बिलोंग्स टू अ वेरी नॉर्मल फैमिली, जो कि कोई बहुत बैकग्राउंड नहीं था, ये बस ठीक है, वेल टू डू, हम अच्छा खाते पीते थे, लेकिन ये नहीं था कि हम, लेकिन मेरे असातिज़ा ने मेरे करैक्टर को जैसे बिल्ड किया, उस चीज ने मुझे पूरी जिंदगी में फिर, और जो एतमाद दिया, जो कॉन्फिडेंस दिया, मैंने बड़े बड़े ऐसे फोरम्स पे जाके स्पीच डिलीवर की है, लेक्चर दी है, कि जहां पे आम कोई बंदा खड़ा होता था तो उसका पसीना खत्म नहीं होता था। तो अल्लाह ताला ने ये मौका दिया, और मैंने जैसे आपको अपना बीजिंग यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस बताया, जहां पे स्टेट ओन ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी, यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो 100 बिलियन 200 बिलियन 400 बिलियन डॉलर के एसेट्स रखती हैं, दे यूज्ड टू कम टू लिसन टू मी, कि वो आते थे और आके, ऑनर की बात है, बड़ी मेरे लिए ऑनर की बात थी। और अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने फिर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसमें मेरा किरदार रहा। और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पाकिस्तान के लोगों को समझाना पड़ेगा, सी पैक उसका पार्ट है। अच्छा। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव तो पूरे 68 कंट्रीज को कवर कर रहा है, जिसका टोटल बजट 1280 बिलियन डॉलर है। अच्छा। और पाकिस्तान ने उसका सिर्फ 5.5% कंज्यूम किया अभी तक, यानी कि ये जो सी पैक है, सी पैक इज अ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ अ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, सो वी हैव टू see this project in a wider angle। अब इसमें मैं, आप बात चुके इस साइड पे चलिए, तो मैं इसमें जिक्र करना चाहूंगा कि
यहाँ पे कहा जाता है जी चाइनीज अपनी लेबर लेके आएंगे पाकिस्तान, चाइनीज अपनी लेबर लेके आना चाहते हैं, चाइना की लेबर पर एनम इनकम जो है वो $16,000 पे खड़ी है। अच्छा, आपके मुल्क की $1,600 पे खड़ी है। बिल्कुल। चाइनीज कभी ये उनको वारा ही नहीं खा सकता। अभी वो पाकिस्तान मूव ही तब कर रही है कि जब उन्हें पता है कि उनको लेबर इंसेंटिव यहाँ पे है, यहाँ पे लेबर की प्राइस कम है, बहुत कम। और वो कैसे चाइना से यहाँ पे लेबर ला सकते हैं? वो ये एक आम मजदूर को भी वो लेके आते हैं, तो वो आम मजदूर उन्हें $1,500-1,600 पर मंथ पे कॉस्ट करता है। तो उनके लिए ये चीज पॉसिबल नहीं है। हाँ, हमें तैयारी करनी चाहिए सेकंड फेज ऑफ CPAC के लिए। ये बड़ी जरूरी बात है। एंड व्हाट इज द सेकंड फेज ऑफ CPAC? दिस इज B2B. You have to make an arrangement for the joint ventures, and that should be with the transfer of technology and also localization. So China government is very much willing to provide us a venue for localization, and they want to move their industry to Pakistan. But always I ask the same question. I say, is that we are ready? Where is our technical education? China identified 18 different areas for me. One university came from Jiangsu and they visited me, and I bring them around in Pakistan, and they identified 18 different areas for the short courses. किस सब्जेक्ट में कि जहां पे आपको CPAC में इस तरह की इंडस्ट्री आएगी और आपको उसके लिए इस ट्रेन्ड लेबर की जरूरत है। I must say very sorry about it that we did not make ourselves mentally and physically ready for that. नहीं तो आपकी क्या सजेशन है, किन एरियाज में हमें फौरी तौर पे ट्रेनिंग की जरूरत है? हमें फौरी तौर पे तमाम स्कूलों और कॉलेजों में आप समझते हैं ये सर, मैं तो ये बात स्ट्रिक्टली समझता हूं कि 8th के बाद आपकी एजुकेशन होनी ही टेक्निकल चाहिए। अच्छा। इसके बाद आपने डॉक्टर भी बनना है ना, तो वो टेक्निकल एजुकेशन है। आपने कारपेंटर बनना है, वो टेक्निकल एजुकेशन है। आपने कंपाउंडर बनना है, वो टेक्निकल एजुकेशन है। आपकी एजुकेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि आप जो है वो 8th क्लास के बाद आप उसको जो है ना टेक्निकल साइड पे ना लेके जाए। जिस बच्चे ने जिस एरिया में काम करना है, आप उसको वहां पे ग्रूम करना शुरू करें, ताकि वो ग्रूम होते होते अपने लेवल पे पहुंचे। फिर वो जॉब प्रोवाइडर बनेगा, फिर वो जॉब सीकर नहीं बनेगा। आपके ये एजुकेशन सिस्टम में सारे जॉब सीकर हैं, जॉब प्रोवाइडर तो है कोई नहीं है। कोई भी नहीं है। सही आपने एक बच्चे को, मैं क्लियरली एग्जांपल देता हूं, आप BBA करवा रहे हैं, आप BBA ऑनर करवा रहे हैं, आफ्टर दैट ही इज स्टिल अ जॉब सीकर। वो जॉब प्रोवाइडर नहीं है। और मैं आमिर साहब एक और यहाँ पे रेफरेंस दूंगा, आपकी बात कता कलामी हो रही है। हमारे यहाँ लाखों बच्चे जो हैं वो मदरसों में तालीम हासिल करते हैं, तरसे निज़ामी लेके आ जाते हैं, और उन्हें किसी जगह उनको जॉब एडजस्टमेंट ही नहीं होती उनकी। तो ये इतनी बड़ी मैन पावर जो है वो हमारी ज़ाया नहीं हो रही। देखिए, पुराने वक्तों में ना जब हम पढ़ते हैं ना, तो जब मदरसा जो होता था ना जी, वो मस्जिद के साथ अटैच भी होता था। तो उसमें फलसफा, रियाजियात, उसमें इमरानियात, उसमें रिसर्च, फराबी कहाँ पैदा हुआ, ठीक है, आपको मुझे पढ़ने की जरूरत है, इब्नुल हिशम कहाँ पैदा हुआ, हमें आपको पढ़ने की जरूरत है, सर्जरी कहाँ से शुरू हुई, जाफर बिन हयान कहाँ से पैदा हुआ। तो हमने क्या किया कि हमने एक मैन्युफैक्चरिंग स्पॉट्स बना दिए हैं। हमारे तकरीबन, शायद सुना था कि 2 मिलियन बच्चे इस वक्त मुख्तलिफ मदरसों में पढ़ रहे हैं। अब्बासी साहब, ये बच्चे वो बच्चे हैं जिनको घरों से ओवरलोड होने की वजह से आप मदरसों में शिफ्ट कर दिया गया कि घर खाने के लिए पैसे नहीं। बिल्कुल घर खाने के लिए पैसे नहीं। अच्छा जी, मदरसे मदरसे, अब उस मदरसे में कौन मैन्युफैक्चर हो रहा है, और हर मदरसे से एक तालिब इल्म एक खास नुक्ता निगाह लेके निकलता है। फिर उसे क्या चाहिए? फिर उसे मस्जिद चाहिए, फिर उस मस्जिद में उसको नाम चाहिए, फिर उस मस्जिद में उसे मुकाम चाहिए। यहाँ पे उन मदरसों के तालिब इल्म बड़े कामयाब हैं जिनके चेहरे पे नूर है, दाढ़ी हमारे पैगंबरों की का शेवा रहा है, और औलिया कराम का, कि जिसके चेहरे पे दाढ़ी अच्छी लग रही है वो एक अच्छा मौलवी बन गया है, और उसके इल्म के बारे में आपको पता है या नहीं पता, आप उसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि तमाम ये जितने हैं, फॉर गॉड सेक वहां पे आप ऐसे लोगों को पैदा करें जो
प्रोडक्टिव दुनिया में यानी प्रैक्टिकल लाइफ में आने के बाद अपनी प्रोडक्टिविटी शो कर सकें। मैं आपको एक बड़ी अजीब सी मिसाल देता हूं कि चाइना में उनकी जो जेल्स है, तमाम जेल्स में जो उनके कैदी हैं वो कोई ना कोई जॉब कर रहे हैं और उनको जॉब्स प्रोवाइड की जाती है। वो जॉब्स उनको टेक्निकल जॉब्स कर रहे हैं, वहां पे बैठ के छोटी छोटी चीजें मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। कितनी प्रोडक्शन होती होगी, प्रोडक्शन कर रहे हैं और फिर वो जब वहां से निकलते हैं वो स्किल्ड होके निकलते हैं, स्किल्ड लोग होते हैं। अच्छा, अब वो वहां पे बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो चक्की पीसिंग वाला दौर गुजर गया, अब चक्की नहीं है, अब मामला कहीं और है। कोई पत्थर तोड़ने वाला दौर गुजर गया, अब आपको वो मामला नहीं करने। आपने अगर अपने अल्लाह माफ करे वहां से भी जो आपकी कहती हैं, आपने उनका मॉरल बिल्ड करना है, आपने उन्हें कुछ सिखाना है, आपने उन्हें बताना है कि अगर तुम एक जेब कतरा है कि तुम वहां से कोई 3 महीने में जेल में रह के बाहर निकले हो और बाहर निकल के तुम एक इज्जत का कारोबार कर सकते हो, तो शायद वो जेब कतरी छोड़ दे। जी अच्छा, अब आमिर एक और बात बताइए, आप ऑनरेरी गुडविल एम्बेसडर ऑफ चाइना हैं, ये भी एक बड़े एजाज की बात है। हमारे चाइना के साथ बड़े आइडियल रिलेशंस हैं और चाइना ने हम हर मुश्किल घड़ी में भी हमारा साथ दिया है। इस वक्त हमारी पाकिस्तान से चाइना में कुछ क्या चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही हैं, हम उनसे हमारी मईशत पे उसके क्या असरात पड़ेंगे? देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि चाइना ने पाकिस्तान का बड़ा साथ दिया है। जी बिल्कुल। मैं आपको एविडेंस दे सकता हूं उन चीजों की कि जब मैंने देखा था कि जब गोंगचो एयरपोर्ट के ऊपर एक तस्वीर लगी हुई थी कि आवर फर्स्ट फ्रेंडली फ्लाइट केम फ्रॉम आवर फ्रेंडली कंट्री पाकिस्तान, PIA, और वो पिक्चर वहां पे लगी हुई थी। आपने उनको सिखाया बैंकिंग सिस्टम 83-84 तक, आपने उनको सिखाया। पहला स्केच जो जिसे पहले बीको कहते थे या पीको कहते हैं, वो चुअन लाए पाकिस्तान से लेके गया। आप ये कहते हैं कि चाइना ने हमेशा हमारी मदद की है, हमेशा हमारी मदद की है। वो तो कहते हैं कि वो दौर याद करो जब आप लोग हमारी मदद करते थे। बहुत बड़ी बात है, वाह। क्यों हम ये समझते हैं कि हमें हर बात में मदद की जरूरत है, हम हर चीज में भीख मांगने के लिए, हम उस चीज को चीज ही नहीं समझते। चाइनीज में एक कहावत है, वो कहते हैं कि इफ यू वांट टू हेल्प समवन, हेल्प हिम टू लर्न हाउ टू कैच अ फिश, डोंट कैच अ फिश फॉर हिम, बल्कि उसे मछली पकड़ना सिखा दो, उसे फिश पकड़नी सिखाओ। बट व्हाट वी पीपल आर डूइंग, हम क्या कर रहे हैं कि हम ना अपने यहाँ पे सिर्फ उस वजीर के दौरे को कामयाब समझते हैं जहां पे हम कहते हैं जी कि $1 बिलियन $2 बिलियन की इमदाद मिल गई है, अगले 2 महीने गुजर जाएंगे। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो हम एक्सपोर्ट हो रही है ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। इस वक्त पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बहुत कम है दुनिया में, पाकिस्तान की सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट्स इस वक्त जो हैं वो चाइना को हो रही है। क्या चीजें बेच रहे हैं हम? देखिए, हम वैल्यू एडिशन में नहीं जा रहे, हम क्या बेच रहे हैं? हम बेच रहे थे सबसे ज्यादा यान। अच्छा, यान के बाद कॉपर बेल्ट की सूरत में जा रहा था यहाँ पे प्री प्रोसेस होके। उसके साथ हम बेच रहे थे कॉपर, ज्ञान, और तीसरी हमारी प्रोडक्ट जो है वो अभी जानी शुरू हुई है, वो फूड प्रोडक्ट्स जानी शुरू हो रही है। फूड प्रोडक्ट्स में हमारे यहाँ से जो प्रिजर्व जूसेस जाने शुरू हो गए हैं, हमारे यहाँ से राइस जाना शुरू हो गया है। अच्छा। हमारे और बहुत सारे एरियाज हैं, मैंने ऑलमोस्ट 82 डिफरेंट एरियाज को आइडेंटिफाई किया है। बिल्कुल ठीक। हमारे यहाँ से अभी चाइना $18 बिलियन का सिर्फ बफेलो मीट इंपोर्ट करता है, ओनली बफेलो मीट। अच्छा। पाकिस्तान की डेयरी इंडस्ट्री में इतनी गुंजाइश मौजूद है कि वो इसका कम से कम 10% पार्ट जरूर उठा सकता है। और फिर इसके अलावा यहां से फ्रेश वाटर और श्रिम्प फार्मिंग पाकिस्तान में शुरू हो गई है। श्रिम्प फार्मिंग चाइना एक बहुत बड़ा बायर है। फिर चाइना आपके चिकन बाय प्रोडक्ट्स, इसका बहुत बड़ा बायर है। चाइना को आप सॉल्ट, रॉक सॉल्ट लैम्प, जो पहले आप यहां से 4 सेंट पर केजी में एक्सपोर्ट कर रहे थे, शुक्र है उस पर पाबंदी लगी। अच्छा। आप उसको प्रोसेस करके सॉल्ट को, सॉल्ट लैम्प को, सॉल्ट बाय प्रोडक्ट्स को, और इसके बहुत सारे, इसके स्वानास बनते हैं, इसकी रॉक्स बनती हैं, बहुत सारे एरियाज हैं। आप इसको वैल्यू एडिशन में लेके जा सकते हैं। राइस पाउडर, यानी कि बिल्कुल ब्रोकन राइस जो है, जिसको 50-60 रुपए किलो होगा, 70 रुपए किलो होगा,
ये चाइना यहाँ से जाता है और वो क्या करते हैं कि इसके फ्लैग्स बनाते हैं। अच्छा, वो फ्लैग्स बना के वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। व्हाई डोंट वी गो फॉर दैट वैल्यू एडिशन? क्यों नहीं कर सकते? हम खुद क्यों नहीं कर सकते? आपका सी फूड प्रोसेस नहीं हो रहा। चाइना नीड अ लॉट ऑफ सी फूड। आप उनको सी फूड दीजिए। सी फूड की आपकी सिर्फ चाइना की 90 तुली मार्केट भी $3-4 बिलियन से कम की नहीं है, जबकि चाइना पूरी दुनिया से $30 बिलियन का सी फूड इंपोर्ट कर रहा है। तो आप उसमें जाएं और गवर्नमेंट फैसिलिटेट करे, छोटे जो फिशरमैन हैं उनको फैसिलिटेट करे, उनकी प्रिजर्वेशन में फैसिलिटेट करे, वहां पे प्रोसेसिंग के इदारे लगाए, खुद लगाए, और ताकि लोग फैसिलिटेट हों। जेड पाकिस्तान से जेड, लैपस, ये ग्रेनाइट, ये जो लसबेला स्टोन है, लसबेला स्टोन, ये $बिलियन की इकोनॉमी है। बिलियंस ऑफ जेड, $बिलियंस की इकोनॉमी है। आप रूबी यहां से पाकिस्तान से निकलता है, यहां से निकल के इंडिया से प्रोसेस होता है। निकलता पाकिस्तान से है, इंडिया से प्रोसेस हो रहा है। एमरल्ड पाकिस्तान से निकल रहा है, वो कहां प्रोसेस हो रहा है? आपने वैल्यू एडिशन में काम ही नहीं किया। आप वैल्यू एडिशन इंडस्ट्री लगाएं। मैंने जैसे आपको कहा है कि आई हैव आइडेंटिफाइड 82 डिफरेंट एरियाज जहां पे आप चाइना को प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लीगली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये बताइए आमिर कि इसमें गवर्नमेंट का ज्यादा कसूर है या प्राइवेट सेक्टर का है? क्योंकि एक्सपोर्ट करने वाले तो एक प्राइवेट सेक्टर के लोग होते हैं ना। देखिए, तो गवर्नमेंट कभी एक्सपोर्ट नहीं करती, गवर्नमेंट इनिशिएटिव देती है। इनिशिएटिव तो गवर्नमेंट, इनिशिएटिव कहां पे है? मैं उसकी आपको एग्जांपल देता हूं। इनिशिएटिव है कि आपके वहां पे सिंगल कंट्री, यूनिलैटरल, मल्टीलैटरल एग्जीबिशंस हो। आप अपने लोगों को ये सिखाएं कि जी एक्सपोर्ट में वैल्यू एडिशन में इस तरह जाया जा सकता है। आप उसको वैल्यू एडिशन सिखाते ही नहीं है जब तक, यही बात तो है। तब तक। और जैसे आपने ये बड़ा अच्छा जिक्र किया, शंघाई काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन जो है, SCO, मुझे इसके हेड ऑफिस के विजिट का मौका मिला, और वहां पे एक पाकिस्तान पवेलियन है। वैसे तो तमाम 14 कंट्रीज, इवन ऑब्जर्वेटरी, 10 परमानेंट मेंबर हैं, 4 ऑब्जर्वेटरी हैं, 14 के 14 ममालिक के वहां पे डिस्प्ले सेंटर है। पाकिस्तान का डिस्प्ले सेंटर बहुत बड़ा खूबसूरत अवेलेबल है। तो जब मैंने उनसे बात की कि इस डिस्प्ले सेंटर में आपने क्या रखा हुआ है, तो आई फाउंड सम सॉल्ट लैम्प, कुछ चादरें, कुछ ओवरकोट्स, इस तरह की चीजें, और वो पूरा एक बहुत बड़ा डिस्प्ले खाली पड़ा है। अच्छा, चाइना गवर्नमेंट हैव प्रोवाइडेड यू वन वेन्यू, वन विंडो टू एक्सपोर्ट योर प्रोडक्ट्स through that channel, through that expo center, not only for that expo center but for all over China. Why don't we earn this opportunity? आमिर, ये हमारी एम्बेसीज का कसूर नहीं है? ये तो एम्बेसीज के जो कमर्शियल अटैची वगैरह होते हैं, तो जी बिल्कुल, ये तो चाहिए। आपने बात को एक और तरफ टर्न कर दिया। वहां पे अब्दुल कादिर साहब मौजूद हैं, एक अट्टाशी बैठे हैं बीजिंग में, अच्छा, एक बैठे हैं गोंगचो में, एक बैठे शंघाई में, शायद चंगडू में बैठे या नहीं बैठे मुझे श्योर नहीं है, लेकिन शायद भी चले जाए। जबकि फ्रांस के जो डेलीगेशन है उनके 33 मिलिट्री अटैचीज, सॉरी ये कमर्शियल अटैचीज हैं, उनके 33, यानी कि उनका जो डेलीगेशन है वो 33 का है। तो आप ये देखिए कि हमारे पास एक बंदा, ही इज वर्किंग वेल, आई शुड अप्रिशिएट, लेकिन आई मेट हिम मेनी टाइम, ही इज अ वंडरफुल गाय। आमिर, जैसे फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, उनके साथ कोई ऐसी कोऑर्डिनेशन नहीं होती जो आप कह रहे हैं कि पूरा स्टॉल खाली पड़ा है, उल्टी सीधी चीजें रख के बैठे? ये बेसिकली एरिया बनता है टेडाप का, अच्छा, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। तो what I will do, I will personally visit TEDAP head office and I will try to convince them. आपको उनको वेन्यूज बताने पड़ते हैं कि ये वेन्यू है, वो वेन्यू है जहां पे हम बेहतर काम कर सकते हैं पाकिस्तान की एक्सपोर्ट। ट्रस्ट मी कि पाकिस्तान का जो डेफिसिट है, जो बिजनेस डेफिसिट है चाइना के साथ, उसको हम बड़े इजी कन्वर्ट कर सकते हैं सक्सेस की तरफ, जब पाकिस्तान प्रॉफिट में आ जाए। जी बहुत अच्छा। आमिर, ख़वातीन हज़रात, आप आमिर अली साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे। आप ऑनरेरी गुडविल एम्बेसडर ऑफ चाइना हैं और आपने इंटरनेशनल रिलेशंस और इकनॉमिक्स में आप मास्टर्स किए और बहुत ममालिक में फिरे हैं। क्योंकि वक्त ख़त्म हो रहा है, आपकी गुफ्तगू बहुत ही दिलचस्प है। और आमिर, आखिर में आप हमारे स्टूडेंट्स को कोई पैगाम देना चाहें तो? मेरा पैगाम पूरी कौम के लिए बहुत ज़रूरी है जी। जॉब सीकर्स ना बने, जॉब प्रोवाइडर्स बने।
कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, आप किसी भी काम में महारत कर सकते हैं, किसी भी एक फील्ड में महारत ले सकते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उन्होंने एक रेडी से बर्गर बनाने शुरू किए हैं, आज उन्होंने चेन स्टोर बना दी है, आज उन्होंने अपनी चेन बना ली है। ये काबिलियत आपके अंदर है, ये काबिलियत, उस काबिलियत को एक्सप्लोर करें। आपने अगर एमए भी कर लिया है, आपने अगर बीए भी कर लिया है, तो उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक नहीं है कि आपने जॉब ढूंढने जाना है। वो जॉब एक कासिद की है, वो एक क्लर्क की है और उसके लिए भी आप सिफारिशें करवा रहे हैं, नहीं। तालीम है, जॉब है, जॉब प्रोवाइडर बने और किसी भी एक सेगमेंट में कोई भी काम करें, उस काम को उसकी पीक पे लेके जाएं, उसकी मयार की पीक पे लेके जाएं कि आपका नाम बने। दुनिया के सारे लोग वो नहीं है जिन्होंने पीएचडी की हुई है जो कामयाब हुए, दुनिया में हर तरह के लोग मौजूद हैं। ठीक है ख़वातीन हज़रात, आपने आमिर अली साहब की गुफ्तगू सुनी, बहुत अच्छी मालूमात इन्होंने फराहम की और बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने गाइडेंस दी है हमारे स्टूडेंट्स को। हमें यकीन है कि आपको उनका ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। बहुत शुक्रिया आमिर अली साहब। हारून अब्बासी को इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।